बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इकराश ऑनलाइन एकेडमी। इकराश ऑनलाइन एकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सीनियर एडिटर की तैयारी करवा रहे थे कि मेरे पास और भी बुक्स हैं। मैंने सुना है कि इसका पेपर जब भी 28 को होगा, 28 जून को। हमारे पास बहुत टाइम है। ये एक डॉक्टर्स की मैंने कुछ थोड़ी बहुत ली हैं, एक स्टेप लिया है जिसमें मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर इंशाल्लाह ताकि, और कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसेप्ट बिजनेस व्यूड हैविंग एट। सबसे पहले बात यह है कि गोइंग कंसेप्ट है क्या। ये जो लफ्ज़ आ रहा है ये वाला, ये क्या चीज़ है गोइंग कंसेप्ट। इसकी वाज़े अकॉर्डिंग में इसकी कहीं भी वाज़े कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं किया गया इनको, पर इतना इसको सर्च करने के बाद मिला है कि गोइंग कंसेप्ट जो है वो आपका जो बिज़नेस का, जो आपका बिज़नेस है उसके एंड तक जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा आपका एसेट जो आपके आखिर तक आपके साथ बिज़नेस के साथ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, एक बैंक है वो लोन पे करती है, तो वो बंदे बहुत सारे लोन इसको दे ही नहीं पाते। वो जो डिफ़ॉल्ट लोन है ना वो एंड तक जाएगा इसका। उसके बाद हम डेनियल ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, हम इसको सप्लायर्स को कह सकते हैं। जो आप सप्लाई करते हैं, क्रेडिट सप्लाईज करते हैं, फिर वो आपको पेमेंट वापस ही नहीं मिलती। अनइकनॉमिक का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो है ना, इसको इंडेफिनाइट लेते हैं। इंडेफिनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही कैसे कि इंडेफिनाइट है। आपका जब तक आपका बिजनेस है ऐसे समझिए आपके साथ ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे वर्टिकल, द कंपैरिजन ऑफ नॉट नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ सेम ईयर्स। अब हम इसको क्या देखते हैं, ये इसका जो क्वेश्चन आता है ये एक किस्म का वर्टिकल कंपैरिजन है। हम इसको वर्टिकल क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट हम किसको परसेंटेज में निकालते हैं विद द सेल ऑफ द सेम ईयर। और जब मुकाबला करते हैं, हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका वर्टिकल में निकालते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, डिस्काउंट अकाउंट क्या है। क्योंकि इसका एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ चुके हैं। एक्चुअल अकाउंट दरअसल एक रियल अकाउंट है। एक्चुअल अकाउंट एक रियल अकाउंट है जिसको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। और ये जब एंड हो रहा है, जब इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या साल का अकाउंटिंग पीरियड जो एंड हो रहा है, ये उसमें क्लोज हो जाते हैं। मतलब एक क्लोज इस तरह नहीं है कि फिर वो नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर भी जो आप बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट तो शुरू में आ जाते हैं। एसेट हो गया, लायबिलिटीज़ होगी, इक्विटी होगी, यानी कि उसमें से जो एसेट कौन से होगी, कैश एसेट्स तो कैश हो गया, क्योंकि उसमें ये फिर नेक्स्ट में भी आ जाता है। रियल अकाउंट एसेट और लायबिलिटीज़ आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट में, हाँ, पर्सनल जो अकाउंट है उसमें कंपनीज़ के कुछ इंश्योरेंस वगैरह हो गए, किसी के नाम का क्यों हो गया, कोई नाम वगैरह पे आ गए अकाउंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम के आइटम्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आ रहा है।
बैंक अकाउंट, अगर आपके इसके बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करें तो सामने ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। अगर अकाउंट चेक करें तो वो किसी बंदे का नाम आ जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये पर्सनल अकाउंट पे होते हैं। द टर्म करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड्स, अब ये स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स है, कैश करंट एसेट है, डेटर क्योंकि ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कि जल्दी ये जो भी एसेट्स करंट एसेट्स क्या होते हैं वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एसेट है क्योंकि जल्दी कन्वर्ट ही नहीं होता। द टर्म फिक्स्ड एसेट डज नॉट इंक्लूड, अच्छा वो कहते हैं कि सब इसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट हैं, ये मशीनरी है, ये फिक्सचर है, ये डेटर है, ये लैंड है। अब सिर्फ में ये एक डेटर ही है जो कि करंट है, क्योंकि पहले ही इसमें बता भी चुका है, ये देखो यहाँ पे पहले वो बता चुका है यहाँ पे कि ये क्या है, करंट एसेट। अब फिर वो इन्हें उसने दोबारा ये दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर्स हैं आपके, ये करंट लायबिलिटीज है, आपने पे करने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, यानी कि आप कोई एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप जो आप बैंक के कोई लॉयल कस्टमर होते हैं उनको उसकी पेमेंट से थोड़ा मतलब आप कोई परचेजिंग कर रहे हैं, जिसकी लॉयल कस्टमर थे जिनको ये फैसिलिटी होती है कि उसको थोड़ी बहुत अमाउंट ऊपर जो अगर पेमेंट ना भी हो तो वो उसकी अदायगी कर सकते हैं। टैक्स पेबल आपने मतलब अदायगी करनी है। इसमें एक प्रीपेड रेंट ही है, क्योंकि ये अगर आपने इसको प्रीपेड पहले ही पे कर दिया तो ये आपका एसेट है। कितना तक एसेट है, जब तक ये आपका इसको खर्चा नहीं करते, यानी कि जब तक आप इसको कंज्यूम नहीं करते, ये इसको क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट। तो इसका ये जवाब कौन हुआ, प्रीपेड रेंट ही हुआ। अच्छा, उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व एक किस्म का एक फंड होता है जो आप अपने खर्चे वगैरह चीज़ सब निकाल करके एक कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रिजर्व। रिजर्व के किस काम आता है, ये इसको बोनस देने के लिए काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में देता है, पे डिविडेंड्स वगैरह डिविडेंड वगैरह के लिए देते हैं, जब मुनाफा वगैरह देना होता है, पे फॉर रिपेयर देना होता है अपने, तो उनको क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट लॉस क्या कहते हैं कि आपने इनको कुछ एक पेमेंट होती है वो बाद उसका अकाउंट बना के रखते हैं कि आपने इनको क्या करना है, बाद में इनकी पेमेंट करनी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, प्रिपरेशन अकाउंट। ये कौन सा था लास्ट वाला, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। डेबिट बैलेंस, आपसे सबसे पहले तो ये समझ कि डेबिट बैलेंस होता क्या है। डेबिट बैलेंस है यानी कि आप एसेट और एक्सपेंस का जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ये भी MCQ आता है कि फिर का फेवरेबल बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या है। तो एसेट और एक्सपेंस का जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। ये डेबिट बैलेंस कहाँ पे आता है, ये अकाउंट की लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, जिनको हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव शो करता है। नॉर्मली इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये किसका, अमाउंट रिसीवेबल जो होती है। किधर गया यार, अच्छा, प्रोविजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में पहले ही बता चुका हूँ, रियल अकाउंट एसेट और लायबिलिटीज़ में होते हैं। यहाँ पे रियल अकाउंट क्या है, अच्छा डेटर अकाउंट ये किसी के नाम पे आता है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी के नाम पे आता है। बैंक अकाउंट ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आता है, किसी बैंक के नाम पे आता है।
सैलरी अकाउंट ये भी किसी के नाम के आगे आता है, मतलब सैलरी देना है, सुपरवाइज़र की देनी है, एम्प्लॉयज़ की देनी है, जनरल मैनेजर की देनी है। ये है इन्वेस्टमेंट इन सेल। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं एसेट में करते हैं, जब एसेट, इसलिए उनको क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? प्रोविजन ऑफ डेट इज मेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ, जो कि बैड डेट्स होते हैं वो आपने लेने होते हैं, जिनके ये आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। डेट एक किस्म का कर्जा होता है जो आपने इशू किया हुआ है, फिर वो आपको मिल नहीं रहा होता है। अब क्या करते हैं, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल से उठ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो उसकी स्टेशनरी होती है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट पेटी कैश के तौर पर उसको दे देते हैं स्टेशनरी, तो उनमें से ये क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा ख़त्म करते रहते हैं, तो ये स्टेशनरी में आ जाएगा। अच्छा, क्रेडिट में अच्छा बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि असल में डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता यार, जब मैं बीकॉम कर रहा था मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट है, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है वो क्या है, क्रेडिट है। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन इसमें आती है, अगर आपने फ़ी ले रहे हैं शुड नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ फ़ी में आता है कि आपने कोई फ़ीस ली है तो वो क्या है, तो वो क्रेडिट में आता है। अदरवाइज़ आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट है, अगर आपका और डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट है। अब इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इसमें से ये क्या, कैपिटल आपका एसेट है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज लेबिलिटी, आपकी लेबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है। आपने कोई चीज़ लेनी है तो साफ ज़ाहिर है उसके कैपिटल भी बढ़ेगा, उसकी इक्विटी भी बढ़ेगी। वन शेयर ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, ये इसका कन्वेंशन ऑफ कर, यार इसके बारे में मुझे भी सही नहीं पता, मैंने सर्च भी किया पर मुझे नहीं मिला, तो फिर आप इसको खुद ही चेक कर लीजिएगा यार। जो मुझे पता है 100% वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स एक्सेप्ट, सारे के सारे करंट एसेट हैं सिवाय एक के। अच्छा, टेम्पोररी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं टेम्पोररी, ये भी करंट एसेट है, आपने इन्वेस्ट किया चाहे तब उसको निकाल रहे हैं। इन्वेंट्री, आपके कोई मर्चेंडाइज की प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, आप स्टॉक में पड़ी हुई हैं, तो वो भी आपकी करंट एसेट है। रेंट पेड इन एडवांस, अगर आपने एडवांस में अदा कर दे तो वो भी आपका रेंट पेड इन एडवांस करंट एसेट। पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे ये क्या होते हैं, जो आपके शुरू के खर्चे होते हैं। शुरू के खर्चे कौन से होते हैं आपके, आपने फॉर एग्जाम्पल मनी मैनेजमेंट कार्ड दिया है, जिनके लोगो वगैरह बना दिया है, आपकी सर्वे रिपोर्ट आ गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई, ये आपके क्या है, पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस, जो शुरू के आपके क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट ड्यू टू। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी कि इसमें क्या आ जाता है, मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट। इसका जवाब तो ये है, ये तो कन्फर्म है। ये इसका जवाब, मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करंट लायबिलिटीज, सब की सब करंट लायबिलिटी हैं सिवाय क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर। अच्छा,
अब ये तो हो गया। अब ये करंट लायबिलिटीज़ क्या है? अकाउंट पेबल आपने देगी करनी है, आपने देनी है हर सूरत। ये आपकी लायबिलिटीज़ है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए होती है, अकाउंट पेबल होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो देगी है, आपने पे करनी है, लोन की सूरत में होती है। रेंट ड्यू, अगर प्रीपेड, अगर एडवांस आपने रेंट दे दिया तो एसेट है, अगर आपने नहीं दिया तो वो आपने मतलब पिछले महीने का नहीं दिया तो वो आप क्या हो गया, वो कोई ड्यूज़ है आपने देने हैं। एक रिडीमेबल डिबेंचर्स है, वो इसका करेक्ट आंसर यही है। क्या बाकी सारे क्या है? मतलब ये पढ़ाने का, बताने का कि अगर आपको एक या दो का पता होगा तो आपको ना MCQs, क्योंकि ये क्या कौन से बेसिस पे होते हैं, MCQs बेस पे होता है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो आप इस पढ़ेंगे इस तरह के आपको 4 MCQs आए हैं, अब कम से कम एक दो का तो पता होना चाहिए। अब उनको पढ़ें भाई ये क्या चीज़ है, सारे ना पढ़ें, 4 है कि 4 ना पढ़ें, कम से कम 2 का तो पढ़ें। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ऑन ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो किस्म के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यार इसकी तो हम फ्रेट एंड सेल्स, मुझे लग रहा है ऐसा, एक मिनट मैं देख भी लेता हूँ यार, ये फ्रेट एंड सेल ही है। अच्छा, फ्रेट एंड सेल्स होता क्या है? एक फ्रेट आउट होता है, एक फ्राइट इन होता है। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है, हम इनकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंट्री करते हैं। ये किसी इनकम स्टेट में भी करते हैं। ये प्रॉफिट और रिकॉर्ड में सेल होता है, इसके ज़्यादा मुझे भी नहीं पता या जो मुझे श्योर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। रेंट रिसीव्ड बाई ट्रेडिंग कंपनी इज ट्रेडेड, रिसीव है, एक दो चीज़ें आ जाते हैं कि इसमें रेंट रिसीव आ रहा है। अब रेंट रिसीव क्या है? इसका मतलब है कुछ इनकम हो रही है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब इनकम में से इस पे यहाँ पे दो है, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया, एक ऑपरेटिंग। इसमें तो ये श्योर है कि या इसमें है या इसमें जवाब है। अब ये देखना है कि रेंट रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग कंपनी इज ट्रीटेड एज। अब इन दोनों में क्या आएगा? अब जो इन दोनों में एक तो आना ही आना है। ऑपरेटिव इनकम क्या हो, कौन सी होती है मैं बताना हूँ। ऑपरेटिव इनकम जो होती है वो उसका जो फार्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट निकाल लें तो वो क्या होती है? ऑपरेटिव इनकम होती है। जिस तरह से बताऊं मैं आपको, कोई आप ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि कोई काम वगैरह कर रहे हैं, कोई काम वगैरह कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ इनकम हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिव इनकम। कोई काम, दूसरा होता है आप काम नहीं कर रहे होते, आप जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हम उसको नॉन ऑपरेटिव इनकम कहते हैं। वो कौन सी होती है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉपर्टी आपने रख दी कि सेल करके मतलब परचेज कर रख दी है, एसेट्स है आपने कोई स्टॉक करके रख दिया है, करेंसी एक्सचेंज है, तो हम इसको क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिव कहते हैं। जो कि रेंट है, क्योंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, आप बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, तो ट्रेडिंग कंपनी है, आप उनसे फिजिकली इसमें काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उसका ऑपरेटिव इनकम हो गया। गुडविल, जो गुडविल होती है वो आपकी ऐसे समझो कि रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि ये एक एसेट है। एसेट और एक्सपेंस ये क्या होते हैं? दोनों आपके ये वाला है, ये वाला वो कब रियल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मैं पहले शो कर चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के भी होते हैं, कोई नाम के भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मतलब पहले मैं इनको बता चुका हूँ। बिल रिसीवेबल साफ ज़ाहिर एसेट्स है, ये भी रियल अकाउंट है।
पेटेंट राइट इंटेंजिबल एसेट है, साफ ज़ाहिर है ये भी रियल अकाउंट है, जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वैसे भी 20 मिनट की वीडियो हो गई है यार अभी। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा ये जो ट्रेडिंग होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कैसे होता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल कैसे? क्योंकि ये किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट पे आ रहा होता है, ट्रेड कर रहे होते हैं, कोई पर्सनल है किसी के नाम पे आ रहा होता है, या फ़िलहाल बंदा ट्रेड कर रहा है या फ़िलहाल कंपनी ट्रेड कर रही है, हम इनको क्या कहते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। ड्राइंग वैसे खर्चा है, ड्राइंग खर्चा है, ये पर्सनल अकाउंट पे आता है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने जो बिजनेस कारोबार में निकाल रहा होता है वो भी किसी के नाम पे आता है। यार काम पे है पर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही यार। ये आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने बैंक को लोन लिया हुआ है तो साफ ज़ाहिर सी बात है ये पर्सनल अकाउंट है। जिस तरह से ड्राइंग है ये क्योंकि पर्सनल अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो उसका ओनर रहता है उसके नाम पे आता है। एसेट की क्वेश्चन आपको पहले ही पता है, एसेट बराबर लायबिलिटी कैपिटल जमा लायबिलिटीज़ होता है। बैंक लोन, फिर ये बैंक इसमें आ गया है, ये पर्सनल अकाउंट है। मतलब यार चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर। यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। पहले बता चुका हूँ यार, मैं प्रोफेशनल्स वीडियो नहीं बना रहा। जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, फिर मैं आपको बताता हूँ। यार आप कोशिश करें आप इस तरीके से पढ़ें, शायद आपके पास कोई अच्छा तरीका हो, आप शायद मुझसे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके रेफरेंसेस तलाश करता हूँ। अब ये जिस तरह से ये बैंक ओवरड्राफ्ट आया हुआ है, यार इनको नहीं पता ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब मैं देखता हूँ कि यार अच्छा इसका जवाब तो ठीक है, ये है पर्सनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ये रियल अकाउंट क्या होते हैं। अब जब इस तरीके से पढ़ोगे ना यार, आप छोड़ो डोगर की बुक, छोड़ो कारवान की बुक, छोड़ो इल्मी की बुक, वेनस की बुक, आप कोई भी एक बुक उठा लो, उसमें से इस तरह तैयारी करना शुरू कर दो। सब में कॉपी पेस्ट होता है। यार मैं भी कोशिश करूँगा कि ये मेरे पास डोगर्स की बुक है, तो मैं कारवान की बुक भी मेरे पास है, वेनस की बुक भी मेरे पास है, इल्मी की बुक भी मेरे पास है, कैप्सूल की बुक्स भी मेरे पास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 1-2 दिन में मतलब ऐसा जो अहम टॉपिक्स है ना, जो मुझे लगता है, आप खुद से भी तैयारी करें, मतलब है जो मुझे लगता है कि ये इस तरह मतलब है ये आने चाहिए, पढ़ने चाहिए इनको। तो ये देखना नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में हर बार कोई ना कोई MCQs आते हैं, डेप्रिसिएशंस में हर बार कोई ना कोई MCQs आते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, वो उसमें भी 3 चीज़ होती हैं, एरर कमीशन, ओमिशन और सब मतलब एक दूसरा तीसरा भी होता है, उसमें MCQs आते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।